जोहार सभी को। सबसे पहले तो इस पैनल के लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस एस्टीम्ड स्पीकर्स के बीच में एक मेरा नाम भी डाला है इस पैनल में पार्टिसिपेट करने को। और उसी के साथ-साथ मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा और नर्वसनेस से भरा हुआ है क्योंकि अंजू दी के बाद आना हुआ है। तो इतने मेस्मराइजिंग वक्तव्य के बाद बोलना थोड़ा कठिन रहेगा, पर मैं कोशिश करूँगी। तो जब ममता दी ने मेरे को बोला कि आओ पार्टिसिपेट करो, पैनल का टॉपिक है जेंडर एंड इंडिजिनाइटी, तो हम ममता दी को बोले कि ना तो हमको जेंडर पता है, बाय बाय ट्रेनिंग आई एम एन इकोनॉमिस्ट, तो ना तो हम उसमें कंसेप्चुअल थ्योरीज को जानते हैं, ना इंडिजिनाइटी में, ऑल्दो आई एम एन उरांव आदिवासी वुमन, आई एम फ्रॉम रांची, बट अपनी लिव्ड एक्सपीरियंसेस के अलावा कंसेप्चुअली मैंने आदिवासी स्टडीज में पढ़ाई नहीं की है। तो ये मेरा पहली बार हुआ कि मैं इस तरह से कुछ कंसेप्चुअलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ और इस पे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, जो मुझे थोड़ा बहुत आता है और पिछले 3-4 सालों में एक्सपीरियंस किया है, वो है इंडिया का पॉलिसी स्पेस, स्पेसिफिकली झारखंड का पॉलिसी स्पेस। और जब ममता दी से इस बारे में डिस्कशन हो रही थी कि जेंडर एंड इंडिजिनाइटी इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को हम इस मंच पे कैसे सहज तरीके से रख पाए, तो ममता दी ने बोला कि आगे का क्या सोचती हो? ठीक है, पिछला पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन तुम क्या सोचती हो? आगे के लिए क्या सोचती हो? तो मेरे मन में फिर ऐसा आया कि व्हाट कैन पॉलिसी डू अबाउट इट? Are policies helpful? Are public policies can they be designed in relevance to Adivasi women, or is it that difficult? क्योंकि पॉलिसीज कई बार बहुत ही डाइवर्स ग्रुप को होमोजेनाइज कर देती हैं, और जैसे अभी अंजुदी के वक्तव्य में भी हमने सुना कि ऐसा नहीं है। इवन इन झारखंड द आदिवासी women in संथाल परगना might be very very different than the आदिवासी women in कोल्हान। हमारे हो समुदाय की जो औरतें हैं वो अलग होंगी हमारे उरांव समुदाय की औरतों के साथ, वो अलग होंगी हमारे संथाल की औरतों के साथ, और शायद अलग होंगी हमारे बाकी और खड़िया, मुंडा और अलग जो हमारे 30-32 आदिवासी समुदाय हैं इस झारखंड में। इन सब के बीच में कुछ भिन्नता है, कुछ सिमिलैरिटी है, पर पॉलिसी कई बार उनको एक साथ एक होमोजेनस ग्रुप में रख देती है। पॉलिसी की बात मैं क्यों करना चाह रही हूँ? क्योंकि लिटरेचर थोड़ा बहुत हमें ये बताता है कि पॉलिसीज कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मीडिएटिंग जेंडर रोल्स एंड इन टियरिंग लोकल पावर डायनेमिक्स। तो अभी जब हम जा रहे हैं पॉलिसी की तरफ, तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर के हम बात करेंगे, उतनी ही मेरी नॉलेज है, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे बात करते हैं। झारखंड जंगल झाड़ का प्रदेश है और यहाँ पे आदिवासी 30% की संख्या में है, और सिमिलरली लगभग 29% का जो जोग्राफिकल एरिया है वो यहाँ पे जंगल से भरा हुआ है। तो लेट्स टॉक अबाउट some forest policies, and more specifically the most recent and somewhat, I don't know, there's no proper adjective to it, but yeah, the most recent policy that we have with respect to forest, which is the Forest Rights Act. थोड़ा सा इसके पहले कुछ फैक्ट्स एस्टैब्लिश करते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा है, हम जानते हैं, और थोड़ा सा मैंने भी रिसर्च किया है। सबसे पहला कि फॉरेस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं हम, क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं हम, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं हम, खाने के सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना जानते हैं। तो मैंने ये अपने एमफिल में रिसर्च किया था, कॉमन पूल रिसोर्सेज दैट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, grasslands, water bodies which are mostly community owned or open access resources. How do they contribute to a household's food consumption? मैंने ये पाया, मैंने इसके लिए नेशनल सैंपल सर्वे का हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डेटा यूज किया था 2011-12, जिसमें मैंने ये पाया कि लगभग 8% रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन ओपन एक्सेस रिसोर्सेज फॉर फूड। एज आई सेड, these open access resources include forest and other community owned resources. Now हम लोग बोलेंगे सिर्फ 8%, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम जनसंख्या टोटल हाउस होल्ड से निकालते हैं कि ये कितनी बड़ी संख्या है, तो लेट मी टेल यू, इट इज 1.61 crore households who are consuming food from forest across all over India. This was a district level study. Now
हमने फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस तो एस्टैब्लिश कर लिया एज फूड। महिलाओं की भूमिका यहाँ पे क्या आती है? तो मैंने जितना समझा है, मैंने जितना जाना है, और झारखंड में मैंने जो अभी रिसेंट के 3-4 सालों में रिसर्च किया है, मैं ये पाती हूँ कि Adivasi women are producers, custodians, and keepers of traditional knowledge, specifically with respect to the food found in forest. अभी हाल फिलहाल सितंबर अक्टूबर में ही मैं फील्ड वर्क कर रही थी। उसमें हम लोग मतलब ये मेनली नॉट इट वाज नॉट जस्ट अबाउट फॉरेस्ट फूड, बट इस चीज के बारे में भी बातचीत हुई। तो मेरे को ये समझ में आया कि जब हम आदिवासी महिलाओं की बात करते हैं, जब जेंडर इंडिजिनाइटी की बात करते हैं, तो हम उसको हैबिटेट से बाहर निकल करके नहीं सोच सकते हैं। वो हैबिटेट जिसको वो इनहैबिट करती हैं, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उन उनको समझने का। कहीं-कहीं पे हम देखेंगे कि 25 से 30 तरह के साग मिल जा रहे हैं, जो कि महिलाएँ जान रही हैं उनका नाम और उनका उपयोग करना। कहीं-कहीं पे वही जो हैबिटेट चेंज हो जाता है, तो यही 25-30 साग सिर्फ़ 5-10 रह जाते हैं। कहीं-कहीं पे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इतना असर है कि फिर से वो 5-10 भी गिन करके 2-3 हो जाते हैं। इसमें एक भूमिका ये भी आती है, जो हम होमोजेनस ग्रुप्स की बात कर रहे थे, कि अब हम कह सकते हैं कि आदिवासी विमेन आर कस्टोडियंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। शायद ये हर समय हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हमारी एज पे भी डिपेंड कर सकता है, हम कहाँ रहते हैं उस पे भी डिपेंड कर सकता है। मैं जहाँ पली-बड़ी हूँ, वहाँ पे बहुत घना जंगल है, और मेरे को अपनी माँ के द्वारा सीखने को मिल गया कि कौन-सा साग-सब्जी मिलता है, कौन-सा कंद-मूल मिलता है। तो मेरे को बहुत मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है। लेकिन शादी करके मैं जहाँ गई हूँ, वहाँ पर जंगल कट चुका है, या जंगल है ही नहीं। तो मेरा जो वो नॉलेज है, वो एक तरह से लूज़ हो गया है, या वो अब एक तरह से प्रैक्टिस में नहीं है। इसी को अगर फ्लिप कर देंगे, तो एक आदिवासी महिला जो कि एक नॉन फॉरेस्ट हैबिटेट से होकर के आ रही हैं, उनके पास उस ट्रेडिशनल नॉलेज का अभाव होगा कि अच्छा, हमारे पास से जंगल से कौन-कौन से सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जो हम एज़ फूड कंज़्यूम कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज़ के बारे में एक और, जैसे अंजलि बोल रही थी कि वी फेस डबल मार्जिनलाइज़ेशन, राइट? Climate factors or environmental factors adds to this double marginalization. If we are talking about forest resources, they are highly seasonal in nature. हम लोग यहाँ रांची झारखंड में हैं, तो हम लोग को पता है कि रुगड़ा पुट्टू हर महीना नहीं मिलता, है ना? वो सिर्फ 2 से 3 महीना मिलता है। हम लोग को पता है कि चार पियार और जो अलग फल मिलते हैं जंगल के पेड़ों से, वो बहुत ही बंधे हुए होते हैं कि अच्छा, हमें अप्रैल महीना में ये मिलेगा, मई महीना से आम मिलना शुरू हो जाएगा, और इनका एक अपना-अपना एक समय है। तो इन चीज़ों से भी जूझते रहना, इनकी एक सीज़नैलिटी से भी जूझते रहना, ये भी आदिवासी महिलाओं की एक ट्रेडिशनल नॉलेज का हिस्सा होता है। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, हम लोग थोड़ा पॉलिसी की तरफ बात करते हैं। तो हम लोग जैसे कि when we in generic if we talk about policies, research suggests that कि कभी-कभी policies often reinforce and strengthen the stereotypical nature of gender roles and identities. यहाँ पे मैं एक बहुत ही crudely एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगी। अगर हम हमारे आसपास में अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं, तो वो जानते होंगे कि जब हम ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं इन यूपी एंड बिहार, तो कैसे वहां पे मुखिया पति का चलन है। Now, the guidelines or the laws mandate that this percent of women should participate at grassroots level decentralized institutions, or this seat is reserved for women. But are we equipping them with that knowledge or that skill set so that no one else is able to take away that opportunity from them? No, probably not. Policy has not done that. Policy has वो बीच में आकर के एक सेलो मतलब क्या बोलते हैं वो ऐसे टेप लगा करके कोशिश किया है कि अच्छा चलो, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिला है, हम उनको ग्रासरूट लेवल में लेकर के आ जाते हैं। What about education? What about awareness? What about knowledge? What about training? How do we represent ourselves and our community better by being in such positions at the decentralized institutions? Nobody really, no policies really help with that. हम एसएचजी ग्रुप को लेकर के आए हैं कि चलिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करेंगे। इज इट सस्टेनेबल? इज इट लॉन्ग टर्म? इज इट रियली एडिंग टू women's skill sets? Or are the women able to transfer these skill sets to their children, to the
teenagers. We need to really think about that. इसी तरह से जब हम एग्जिस्टिंग जेंडर रोल्स को अक्नॉलेज नहीं करते हैं तो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन उल्टा भी पड़ सकता है। हम लोग ये जान रहे हैं कि हमारी जो डीपली रूटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर ही ऐसा है कि मेन एंड वुमेन के बीच में ड्यूटीज ऐसी बंधी हुई हैं कि मोस्टली देखा जाता है कि औरतों के पास लिमिटेड समय होता है टू डू एनीथिंग आउटसाइड ऑफ देयर हाउस होल्ड्स। हमें ये भी समझना होगा, हम जिस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं झारखंड में, औरतों के पास एक ड्यूटी नहीं होती है। अगर आप उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल, कल्चरल, रिप्रोडक्टिव, अगर इसको हम साइड में रखते हैं, हाउस होल्ड ड्यूटीज को साइड में रखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की ही बात करेंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी देखिए कि वो गाय बैल चराएगी, वो जंगल जाकर के चीजें लेकर के आएंगी, वो अपने खेत में भी काम करेंगी। ये साइमल्टेनियस पोजिशन से वो डील करती हैं एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो। इन सब के बाद हमने कहा कि हम गाइडलाइन ले आए कि आप आओ, ग्राम सभा में 1/3 सीट आपके लिए रिजर्व्ड है। समय कहाँ दिया है? क्या समय के लिए कोई प्रोविजन किया गया है इस पॉलिसी में? ये एक सोचने की बात हो गई। अभी के लिए पॉलिसीज वर्क विद discrete categories of reproductive or productive gender roles and patriarchal or strategic gender needs. However, research says gender roles and interests are far from static and are evolving and are often contingent upon changing socio-political environment. For example, अभी अक्टूबर में चाईबासा गए थे, वहां पे क्या पे हम लोग टोंटो ब्लॉक में रिसर्च कर रहे थे। तो एक पहाड़ के ऊपर एक गांव था, मतलब बहुत चल चल के 1-1.5 घंटा का रास्ता हमने कदमों से तय किया। चल चल के हम वहां पहुंचे और वहां पे लगभग वो एक टोला था जो कि एक बड़े गांव का हिस्सा था। उस टोले तक हम पहुंचे। वहां पे जब इंटरेक्शन कर रहे थे, जब बातचीत हो रही थी, तो हमने देखा कि बच्चों की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। भूरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, निकला हुआ पेट। तो हमने सोचा कि आंगनवाड़ी सेंटर से उन्हें सर्विसेज कैसी मिलती होंगी। तो हमने आंगनवाड़ी सेंटर के बारे में पूछा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आया कि आंगनवाड़ी सेंटर चालू है, सेविका आती भी थी कुछ समय पहले तक, अभी अवेलेबल नहीं है। हमने पूछा कि अच्छा आती थी, सब कुछ चालू है, फिर अवेलेबल क्यों नहीं है? वो शादी हो गया ना, दूसरे गांव चली गई। तो वो सेविका का पोजीशन अभी तक किसी और ने रिफिल नहीं किया है, कोई और रिप्लेस नहीं किया है, या फिर वो सेविका जहां उनका ससुराल है वो वहां से अपनी सेवा नहीं दे पा रही है। तो ओके, ऑर्डर आया है रैप अप करने का, तो संक्षेप में जाएंगे। और लोग सोचे थे कि बहुत छोटा होगा, मेरे पास बोलने के लिए नहीं होगा, पर बहुत ही बोल दिया ना। सो ट्राइंग टू रैप अप, जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। अगर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लोगों को क्लियर नहीं हो, बहुत संक्षेप में मैं बताती हूँ। It intends to do away with the historical injustice of the indigenous peoples of India, and it also has provisions, and it calls itself gender responsive and gender sensitive. How? It has a mandate of 1/3 reservation of women members in the decentralized institutions. FRA के अंदर आप बोलेंगे डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन क्या है, तो FRA का बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। उसके लिए अलग अलग ग्रुप्स बैठती हैं, CLF होता है, JLF होता है, ये सब कमिटी बनती है। उसके अलावा ग्राम सभा होता है, और ये सब कमिटीज को इन कोहिजन और इन प्रोसेस सिस्टमैटिकली आना पड़ता है कि मैंने जो क्लेम किया है वो पट्टा मेरे को मिले। तो इन सभी बॉडीज में, इन सभी डिसेंट्रलाइज्ड बॉडीज में 1/3 मेंबरशिप विमेन के लिए रिजर्व की हुई है। क्या उनको ज्ञान है कि लीगल चैनल्स का उपयोग कैसे करते हैं? प्रोबेबली नोबडी थॉट अबाउट दैट। इसके साथ ही आप जान रहे होंगे कि फॉरेस्ट राइट्स में 3 तरह के राइट्स हैं: इंडिविजुअल राइट्स, कम्युनिटी राइट्स एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। The most important one being community forest rights, because it also gives the right to manage the forest. How do I want to really manage forest? Which trees do I want to plant? And how do I take care of the sustenance of the forest? ये CFRR में ही मिलता है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अब तक भारत में सबसे ही खराब है। इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स की बात हम कहें तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स में जॉइंट टाइटल्स मिलते हैं। दैट इज हाउ FRA claims that it is gender responsive and gender sensitive. But are these joint titles really in practice? No, they are only probably on paper. मोस्ट ऑफन ये जो फॉरेस्ट पॉलिसीज है जो कॉलोनियल टाइम से ही आती रही है,
जेंडर एज अ कंपोनेंट को बस वो एक इंस्ट्रूमेंटल पोजीशन के जैसे ही रियलाइज कराती आई है, मोस्टली फॉर इकोनॉमिक गेन्स रादर देन लॉन्ग टर्म सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जबकि हम जानते हैं कि फॉरेस्ट के बारे में फॉरेस्ट के बारे में जानने वाली महिलाएं हैं, ज्यादातर आदिवासी महिलाएं हैं जो उन फॉरेस्ट के पास में रहती हैं। तो हमने उनके लिए प्रोविजंस बना दिए फॉरेस्ट राइट्स में, बट हमने वो जो लॉन्ग लेंथी प्रोसेस है फॉरेस्ट राइट्स का, जिसमें आपको लीगल चीजों की जानकारी होनी चाहिए, आपको ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी होनी चाहिए, आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं चाहता है कि उनका लैंड जाए। तो बहुत बार हम डेटा में ये भी देखते हैं कि हमने क्लेम किया था 400 एकड़ लैंड, हमें बस सैंक्शन हुआ है 200 या 250 एकड़ लैंड, आधा से भी कम। तो क्या इन सभी चैनल्स को जूझने का अवेयरनेस, नॉलेज, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स से इक्विप करती है पॉलिसीज? नहीं। इन दी एंड मे बी दीज पॉलिसीज आर ऑल्सो प्लेस होल्डर्स, जो एक बस टेम्पररी टेप की जैसे आ जाती हैं बाय सेइंग दैट ओके वी आर जेंडर सेंसिटिव, we are gender responsive, and we really want to increase women's participation and enhance women's equality. So as young youth, as young presenters present over here who would probably continue doing research in future and maybe in policies also, maybe we need to really look at how can policies be made more comprehensive, which also equips women with that sort of knowledge and skill set that is needed for their long-term development, not just economic, but also social cultural. Thank you so much.